अस्सलामुअलैकुम और सुबह बखैर के साथ सबसे पहले तमाम देखने वालों को जुमा मुबारक। मैं हूं आपके साथ फराज अहमद और मैं हूं महक अस्लाम। एक नया दिन है, खुशगवार दिन है और आज तो जुम्मा है। और जब जुम्मा आता है तो आपको पता है कि मेरी एक्साइटमेंट का लेवल थोड़ा हाई होता है, क्योंकि अब वीकेंड शुरू होने वाला होता है, अब छुट्टी मिलने वाली होती है आपको। तो बस हम कहते हैं कि जल्दी जल्दी जुम्मा गुजर जाए, हम जल्दी जल्दी प्रोग्राम करें और फिर हमें एक छुट्टी मिल जाए। तो जनाब, एक नया दिन, नया एहसास और नई तमन्नाएं हैं, ख्वाहिशात हैं नेक। और आज के दिन दुआएं भी बहुत सारे लोगों के लिए। आप सबसे भी अपील है कि हमें दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारे नए मौजूआत हैं, नए टॉपिक्स हैं जिन पर आज हमने आपसे बात करनी। इसके साथ ही साथ कुछ पुरानी यानी कुछ ऐसी सियासी खबरें कल की हैं जिसमें कोई ताज़ा डेवलपमेंट भी है, वो भी हमने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले आपको याद करवाते हैं कि आज है 25 मार्च 1992, यानी आज से 30 साल पहले पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख का यादगार दिन था। जी जनाब, वो दिन जो कि अब तक दोबारा नहीं आ सका है हमारे पास। आप चाहते हैं वो आए दिन दोबारा? अल्लाह करे आए। और हर बार जब वर्ल्ड कप में हम जाते हैं तो यही दुआ होती है। तो जनाब 92 का वर्ल्ड कप, जब कौमी टीम ने इमरान खान की क़यादत में इंग्लैंड को शिकस्त देकर दुनिया क्रिकेट के चैंपियन का ताज सर पर सजाया था, जीत के 30 साल पूरे होने पर हम बात करेंगे, क्योंकि आज वही दिन है और उस दिन की याद, उस दिन की सालगिरह मनाई जा रही है। एग्जैक्टली। इसके अलावा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान लाहौर में जारी टेस्ट पर भी बातचीत होगी। और आज हम प्रोग्राम में गिलगित बल्दिस्तान की उन लड़कियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने मार्शल आर्ट्स में कामयाबियां समेटी हैं। ये पाकिस्तान की बेटियां, ये हमारे रोशन सितारे, ये वो हैं जिन्होंने हमारा नाम, हमारा सर फख्र से बुलंद किया। इसके अलावा और दो बच्चियां जिन्होंने भारत का रिकॉर्ड तोड़ा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बनाया, एक नया एजाज अपने नाम किया और पाकिस्तान के नाम ये एजाज की, यानी कि खवातीन, हमारी जो बच्चियां हैं वो हर मैदान में दुनिया भर में झंडे गाड़ती जा रही हैं। और कराची के शॉपिंग मॉल में होने वाले हादसे पर भी आज हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे आज अहम दिन का, जिसके लिए अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही पूरा जोर लगा रही हैं। आज इम्पॉर्टेंट इसलिए दिन है क्योंकि आज से चीज़ें जो हैं वो हंगामा खेजी की जानिब, यानी थोड़ी सी ज़्यादा एक्साइटमेंट का लेवल, अगर मैं कहूँ ना कि सियासत की इनिंग्स में हो जाएगा तो गलत नहीं। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। खान साहब के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को एजेंडे में शामिल कर लिया गया है। 152 अराकीन वजीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पेश करेंगे। कानूनी टीम ने स्पीकर को इजलास मरहूम रुकन ख्याल औरकज़ई के लिए फातह खानी तक मुख्तसर करके 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करने की तजवीज़ दी। बिल्कुल, और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद ऐवान में पेश करने ही ना दी जाए। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। हुकूमत को हटाने और बचाने वालों की कश्मकश में अहम दीनान पहुंचा। आज होने वाले कौमी असम्बली इजलास का 15 नुकाती एजेंडा जारी। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी शामिल। एजेंडे के तहत अपोजिशन के 152 अरकान वजीर आजम के खिलाफ तहरीक की करारदाद पेश करेंगे, जिसमें कहा जाएगा कि वजीर आजम ऐवान का एतमाद खो चुके, इसलिए वो ओहदे पर बरकरार रहने के अहल नहीं रहे। अपोजिशन के आईनी वार से निमटने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली भी तैयार। कानूनी टीम ने स्पीकर असद कैसर को ख्याल जमान और अकज़ई के इंतकाल के बाइस इजलास फातिहा खानी तक मुख्तसर रखने की रवायत निभाने का मशवरा दे दिया। कहा अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद ऐवान में पेश करने की इजाजत ही ना दी जाए और इजलास 1 हफ्ते से जायद मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाए। ये भी कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाने का फैसला स्पीकर मुनासिब वक्त पर ही करें। इजलास के एजेंडे में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से मुतल्लिक तवज्जो तलाव नोटिस भी शामिल है। दूसरी जानिब अरकान असम्बली के लिए हिदायतनामा जारी किया गया है कि वज़रा समेत किसी MNA को मेहमान या गार्ड साथ लाने की इजाजत नहीं होगी। असम्बली सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को अपने दफातर से गैर जरूरी बाहर निकलने से भी सख्ती के साथ रोक दिया गया है। तो हुकूमत की जानिब से तो ये कोशिश की जा रही है कि इजलास मुलतवी किया जाए, इस हवाले से कोई ऑप्शन देखा जाए, लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने यह मुतालबा किया है कि आज कौमी असम्बली के इजलास में फातह खानी के बाद तहरीक अदम एतमाद की जो कार्रवाई है उसको लाजमी शुरू किया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो धरने समेत हर ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। और यह भी कहा है कि इमरान खान के अपोजिशन को सरप्राइज देने के बयान के जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान से पहले अपोजिशन एक और बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। तो जरा आपको दिखाते हैं।
तो सरप्राइज की बात हो रही है, और जब जोड़ तोड़ होंगे यानी सामने वाले को कहा जाएगा आ जाए हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले, और किसी की पार्टी के बंदे को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल किया जाएगा, तो सरप्राइज तो मिलेंगे। तहरीक अदम एतमाद से पहले जोड़ तोड़ जोरों पर है। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान राबते भी जारी हैं। MQM के वफ्द ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के ज़हराने में शिरकत भी की है। ज़हीर अली खान की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द आज एक और खुशखबरी सुनाने वाले हैं। तहरीक आदम एतमाद के लिए हुकूमती इत्तेहादियों को साथ मिलाने के लिए अपोजिशन के जतन जारी। पीपल्स पार्टी की दावत पर MQM का वफ्द आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के ज़हराने में पहुंचा। सियासी सूरत हाल पर बातचीत तो जरूर हुई, मगर मुत्तहिदा ने अपने पत्ते आज भी शो न किए। MQM ने यह तय नहीं किया है कि नो कॉन्फिडेंस में वो क्या रोल अदा करेगी। माजी में जो भी तल्ख तजुर्बात हुए हैं उसको सामने रखते हुए अपने लोगों, अपने वोटर्स, अपने शहरों के मफाद को सामने रखकर फैसला करेंगे। हुकूमत की तरह पीपल्स पार्टी को भी MQM से यही उम्मीद है कि आखिरी वक्त पर मुत्तहिदा साथ देगी और जल्द सब कुछ वाजे हो जाएगा। इंशाल्लाह ऐलान हो जाएगा वक्त आने पे। इस वक्त बहुत अहम मीटिंग्स चल रही हैं, आप देख रहे हैं। इत्तेहादी जो हैं सियासी लोग हैं, सियासी फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी से मिलने वाले MQM वफ्द में आमिर खान के अलावा खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल थे। मुलाकात के दौरान वजीर आला सिंध भी मौजूद थे। और खान साहब भी कह रहे हैं कि अपोजिशन किसी गलत फहमी में ना रहे कि वो दबाव में आ जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद में जीत हमारी ही होगी। जैसे हमने कल भी उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात की थी, बहुत पुरएतमाद खान साहब हर जगह पे नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन को मुंह की खानी पड़ेगी। वजीर आजम ने कहा कि अरकान के ज़मीरों की कीमतें लगाई जा रही हैं। अवाम चोरी और बदी के खिलाफ हमारा साथ दें। इस्लामाबाद से आपको अब्बास शबीर की खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। ये कप्तान के ट्रैप में आ गए हैं। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अज़्म एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, वजीर आजम इमरान खान को पूरा एतमाद। सियासी कमेटी के इजलास में कहा अपोजिशन के नंबर पूरे नहीं होंगे, इंशाअल्लाह हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करके छोड़ेंगे। करप्शन कबूल कर ली तो मुआशरा तबाह हो जाएगा। मामला हक व बातिल का ही नहीं, आने वाली नस्लों का भी है। कप्तान जब मैच खेलता है ना, अपने मुखालिफ की हर चीज के लिए तैयार होता है। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में बोले कोई इस गलत फहमी में न रहे कि इमरान खान किसी दबाव में आ जाएगा। माफिया का आखिर तक मुकाबला करेंगे। इमरान खान ने यकीन जाहिर किया कि इत्तेहादी उनके साथ ही रहेंगे। शेख रशीद ने सवाल उठाया अहम दिन होने के बावजूद इत्तेहादी ऐलान क्यों नहीं कर रहे, जिस पर इमरान खान बोले बात तो शेख रशीद ठीक कर रहे हैं। वजीर आजम का कहना था कि 27 मार्च को अवाम बता देंगे कि वो किसके साथ हैं। इससे कबल वजीर आजम इमरान खान ने वीडियो पैगाम में अवाम को जलसे में शिरकत की दावत दी। मुसलमानों को अल्लाह हुक्म देता है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है और बुराई और बदी के खिलाफ खड़े होना है। डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई। बनीगाला में सियासी कमेटी के इजलास में 25 मार्च को होने वाले कौमी असम्बली इजलास से मुताल्लिक हिकमत अमली तैयार कर ली गई। वजीर आजम इमरान खान को सदारती रेफरेंस पर समाज से मुताल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई, जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। तो जनाब ये सियासी रस्सा कशी तो दोनों जानिब से जारी है। अपेरेंटली अपोजिशन की जानिब से पूरी ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से हुकूमत इमरान खान और हुकूमती इत्तेहादियों पर किसी तरह से दबाव पैदा किया जा सके। सूरत हाल मजमूई तौर पर है क्या और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फयाज साहब बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, आपने वक्त दिया। ये जो सिचुएशन अब हम देख रहे हैं, अपोजिशन ने लग रहा है कि हुकूमत को निशाने पर रखा हुआ है। कहते हैं कि इमरान खान का अंजाम अब करीब आन पहुंचा है। अपोजिशन काफी पुरएतमाद भी दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, अपोजिशन के पास कोई ऐसा पत्ता है जो वो शो करने जा रही है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आपने सवाल जो है ना उल्ट पूछ लिया है। सवाल ये बनता है कि अपोजिशन आजकल हुकूमत और इमरान खान साहब के निशाने पे है। अच्छा। और देखा जाए तो होश अपोजिशन के उड़े हुए हैं, औसान अपोजिशन के ख़ता हुए हैं, हवास अपोजिशन के बाख्ता हुए हैं। इमरान खान साहब तो बड़े आपको हंसते मुस्कुराते, उनकी बॉडी जेस्चर देख लें,
उनकी आउटलुक देख लें, उनकी फेस एक्सप्रेशन देख लें, वो तो बड़े पुरएतमाद हैं, होश इनके उड़े हुए हैं। ये एक दूसरे को गालियां देने लगे हुए हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे हुए हैं। मालाकंड के जलसे के अंदर वो छोटू जरदारी, बिलावल जरदारी साहब, वो शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को गेट 4 का ताना देते रहे, काला कोट पहन के जाके अदालत पे जाने का ताना देते रहे, और मौलाना को डीजल कह के मुखातब कर दिया इनडायरेक्टली। तो ओसान इनके ख़ता है, परेशान ये हैं। तो इंशाल्लाह बेगम रहें, हुकूमत फुल हौसले में है, इमरान खान साहब फुल हौसले में है, और आने वाला वक्त आपको बताएगा जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई। सही। अच्छा फैयाज साहब, इमरान खान ने कहा था कि वो वोटिंग से एक दिन पहले सरप्राइज़ देंगे। मैं चाहूँगी कि आप हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से बताएं कि वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है, क्योंकि मौलाना और जरदारी साहब अब भी आपके इत्तेहादियों से मिल रहे हैं, ज़ोहराने में शिरकत हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं। देखें, वो सरप्राइज़ का मुझे अंदाज़ा है, लेकिन मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अगर मेरे लीडर ने ये कहा है कि वो एक दिन पहले बताना है, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं वो 5 दिन या 6 दिन या 8 दिन या 10 दिन पहले बताऊं। लेकिन वज़ीर आज़म की हैसियत से आइन और कानून उनको बेहद इख्तियारात देता है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी डिस्क्लोज़ होंगी, 27 तारीख के जलसे के अंदर भी डिस्क्लोज़ होंगी, उसके साथ बाकी भी पब्लिक के सामने आएंगी कि किस किस अंदाज से कौन कौन शख्स, कौन कौन सी पार्टी क्या क्या नेगेटिव रोल प्ले करती रही है। उनकी ऑडियोज़ भी हैं, उनकी वीडियोज़ भी हैं, उनके और बहुत सी चीज़ें हैं। ये तो ज़ाती ज़िंदगी की जो ना ऑडियो वीडियोज़ इकट्ठी करते रहे हैं ना बेगम सफदर रहमान साहिबा और इनकी पूरी नून लीग, हमें ज़ाती ज़िंदगियों से कोई गर्ज नहीं होता, वो इंसान की अपनी जो ना ज़ाती ज़िंदगी होती है। हम तो इनके वो प्रूफ्स जो है वो आवाम के सामने रखेंगे जो जमहूरियत दुश्मनी के ऊपर, आइन दुश्मनी के ऊपर, मुल्क दुश्मनी के ऊपर मबनी चीज़ें हैं, वो भी अभी सामने आएंगी, और बहुत सी चीज़ें जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब कह रहे हैं, तो वक्त पे पता चल जाएगा। तभी तो इनके होश उड़े हुए हैं इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के, ठीक है ना, इस मिक्स अचार पार्टी के, इस मिक्स अचार अथाद के। लेकिन मैंने आज से 12-15 दिन पहले एक ब्रेकिंग दी थी कि इनमें से 23 मार्च के बाद एक पार्टी अपोजिशन में से बैकआउट करेगी। अच्छा। वो आपने मालाकंड का जलसा जो परसों देखा, उसके अंदर बिलावल जरदारी की जो गुफ्तगू है आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो इस वजह से, मैं आज आपको ब्रेकिंग दे दूं, शहबाज शरीफ बुनियादी तौर पर अब तहरीक अदम एतमाद से पीछे हटना चाह रहे हैं। अच्छा। नून लीग, सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगरुल, नवाज शरीफ साहब, वो पीछे हटना चाह रहे हैं। उसकी बड़ी बात करें फैयाज साहब, जो इन्होंने एक फार्मूला बनाया हुआ है बंदर बाट का कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसमें वजीर आजम तो आगे शहबाज शरीफ, बाकी पूरी की पूरी कैबिनेट इनके अंदाजे के मुताबिक MQM, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, GDP, GDA, बाप पार्टी, MQM, पीपल्स पार्टी, ठीक है, और इस तरह की असफंदियार वली की पार्टी, अब वो सारे मिनिस्टर उनमें से होंगे, और सारों ने जना मुंह खोला हुआ है अहम अहम मिनिस्ट्रियों का। तो शहबाज शरीफ साहब को, नून लीग को समझ आ रही है, मकसूद चपड़ासी वाली सरकार को भी समझ आ रही है कि भाईजान ये तो 1 साल 1.5 साल 6 महीने की हुकूमत में मैं तो सिर्फ एक शो पीस हूँगा वज़ीर आज़म की हैसियत से, बाकी तो सारे इख्तियारात तो सारी चीज़ें तो ये मिनिस्टरों के पास होंगी हर पार्टी पे, और जितनी कालक लगेगी वो तो मेरे मुंह पे लगेगी कि कहाँ से महंगाई कंट्रोल करेंगे, कहाँ से मुल्क को कंट्रोल करेंगे, हालात तो बड़े सीवियर हो जाएंगे। तो अगला इलेक्शन इनका सारे का सारा बेड़ा गर्क, सत्यानाश सवा सत्यानाश फिर जाएगा अगले इलेक्शन में, इनका बदनामी का कलंक का टिक्का इनके माथे पे, और वो सारे का सारा जाके नून लीग के और शहबाज शरीफ के जनाब आपके माथे पे लगेगा। इन मिनिस्टरों के वाले से तो कोई भी नहीं पूछेगा। और हमने अपनी जो यहाँ पे हुकूमतें चलाई हैं, मैं अपना SHO हल्के का अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता, इतना इररेलेवेंट और इतना इम्पार्शल किया हुआ था इंतजामिया को और पुलिस को। ये जो लोग हैं इन्होंने तो DC की अपॉइंटमेंट पे, कमिश्नर की अपॉइंटमेंट पे, RPO की अपॉइंटमेंट पे, CPO की और DPO की अपॉइंटमेंट पे इन्होंने एक दूसरे के गिरबान खींचने हैं अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने सूबों में। तो शहबाज शरीफ को समझ आ गई है कि मैं बल्ली का बकरा बनूंगा, मुझे तो कुर्बानी का बकरा बना देंगे ये वज़ीर आज़म बना के, पल्ले मेरे कुछ होना नहीं, मेरा अगला इलेक्शन सारा बढ़ जाना है, अगला इलेक्शन मेरा सारा सत्यानाश हो जाना है। अब वो बैकआउट कर रहा है, अब वो
कोशिश कर रहा है कि कोई ऐसी डील करने की कि जिसमें अदम एतमाद भी वापस हो और इसकी सेफ जो ना फेस सेविंग रह जाए और हुकूमत ना इनको करनी पड़े अगला 6 महीने, साल, 1.5 साल। तो इस वक्त ये इस चक्रों में है और ये चीज़ें सारी बिलावल जरदारी को और पीपल्स पार्टी को समझ आ गई है। तभी बिलावल जरदारी ने परसों के जलसे में सेड़ के जनाब सियासी थप्पड़ जना नून लीग के और शहबाज शरीफ के मुंह पे लगाए हैं। तो ये आपस में लड़ेंगे इंशाल्लाह, आपको नजर आ जाएगा। ये बड़ी अहम प्रेडिक्शन आपने की है फयाज साहब। खैर फाइनली अगर देखा जाए तो हुकूमत अब अवाम में जाने जा रही है, अवाम की सपोर्ट के लिए एक दफ़ा फिर अवाम के सामने जाएगी। 27 मार्च का जलसा, कितनी एक्सपेक्टेशन है इस जलसे के हवाले से, कितने पुरुम्मीद हैं आप? देखें, पुरुम्मीद वाली क्या बात है, दुनिया की किसी एजेंसी से सर्वे करवा लें। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी इस वक्त पीटीआई और सबसे पॉपुलर शख्सियत इमरान खान साहब बन चुके हैं। ठीक, मैंने तो कल भी एक अपने हलके में मैं आया हूँ, अपने हलके में पिछले 6-7 दिन से 27 की तैयारी के हवाले से लाहौर से पिंडी, मैंने कार्नर मीटिंग में कहा कि मैं सल्यूट पेश करता हूँ आपके मकसूद चपड़ासी वाली सरकार को, मैं सल्यूट पेश करता हूँ कांपे टांग रही वाली सरकार को, मैं सल्यूट पेश करता हूँ असूल के नाम पे वसूल की सियासत करने वाली सरकार और 73 के आइन के तनाजुर में 74 किस्म की करप्शन ईजाद करने वाली सरकार मौलवी फजल रहमान को। क्यों? कि इन्होंने मिलकर तहरीक अदम एतमाद पेश की और वो नाम नेहाद महंगाई का टेम्पो जो पिछले 1.5 साल से इसी अपोजिशन के लगाए हुए पैसों की वजह से मीडिया के कुछ कंपोनेंट्स, कुछ स्टूजेस, कठपुतली, वो सुबह से लेकर रात तक उस कोविड-19 की वजह से हुई आने वाली दुनिया की हर मुल्क में होने वाली महंगाई को वो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के माथे पे और मत्थे पे और सीने पे सजाने की कोशिश करके आवाम का दिमाग ख़राब कर चुके थे अच्छा खासा। आज वो आवाम सब कुछ भूल के नामूस रसालत के सरसदके, नामूस पाकिस्तान के सरसदके, पाकिस्तान की सरबुलंदी के सरसदके, पाकिस्तान की बका के सरसदके, आज वो सारी की सारी आवाम जब से तहरीक अदम एतमाद आई है, ये चोर चक्के इकट्ठे हुए हैं, अदम एतमाद लेकर आए हैं, सारे के सारे पाकिस्तान का झंडा उठा के इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए 80% आवाम। तो भाईजान हम तो झोलियाँ उठा के दवाएं दे रहे हैं, मैं भी दवाएं दे रहा हूँ मौलवी फजल रहमान को, मकसूद चपड़ासी वाली सरकार को, कांपे टांग रही वाली सरकार को। तो भाईजान हम तो इनके एहसानमंद और ममनून हैं। इन्होंने जो किया, अब ये कामयाब हो नाकाम हो, 6 महीने बाद इलेक्शन हो, साल बाद इलेक्शन हो, इनके माथे पे शिकस्त और रेख्त, शिकस्त और नाकामी का कलंक का टिक्का इंशाल्लाह लिखा गया है। और इंशाल्लाह 27 तारीख का जलसा सारी दुनिया देखेगी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा। और पीटीआई अपना ही रिकॉर्ड इंशाल्लाह जो है वो मीनार पाकिस्तान वाला और रायबंड वाला वो तोड़ेगी। ठीक, फैयाज साहब आपने कहा कि खान साहब की पार्टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अवाम में, लेकिन मशहूर होना काफ़ी नहीं है ना। जो नाराज़ लोग हैं उन्हें मनाना भी तो ज़रूरी है। आपके नाराज़ अरकान उस्मान बुज़दार को घर भेजने पे बस देते हैं। सवाल ये है कि क्या उस्मान बुज़दार की रुखसत के बगैर तमाम नाराज़ अरकान को मनाने में कामयाब हो जाएगी पीटीआई? इमरान खान साहब भी इधर हैं, बुज़दार साहब भी इधर हैं। ये जो मुनहरफ अरकान जो खुल के सामने आ गए और जो कोई दूसरे नाराज़ है, बड़ी बात क्लियर सी है, एक दफ़ा नाराज़गी कर लोगे सारी ज़िंदगी के लिए अपनी सियासत का बेड़ा गर्क कर लोगे। अभी आपकी सुप्रीम कोर्ट इसका डिसीजन कर देगी, उसने ये बस क्लैरिफाई करना है कि नाअहली 5 साल की है, 10 साल की है या ताहयात है। ये ताहयात और वाहयात नाअहल हो जाएंगे क्या फ़ायदा? चाहे आपने पैसे लेके जाना ये बेवफाई या गद्दारी पार्टी से करेंगे या पैसे लिए बगैर करेंगे, अपनी सियासत का तो बेड़ा गर्क करेंगे। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। ये वाला माहौल होगा इन मुनहरफ अरकान के हवाले से, पल्ले इनके कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना जी, तो यही इनकी किस्मत होगी। हाँ, बैकआउट कर जाएंगे, वापस दोबारा आ जाएंगे, सुबह का भोला शाम को घर आ जाए और खड़े हो जाएंगे, सियासत भी बच जाएगी और काफ़ी हद तक इज्जत भी शायद रिवाइवल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका फयाजुल हसन चौहान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। कुछ अहम प्रेडिक्शंस आपकी जानिब से की गई, अहम बातें की गई। एक ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, जिसके बाद ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। अब कराची से एक ऐसे दिलखराश वाक़े की बात करेंगे जिसने सबको परेशानी में मुब्तला कर दिया है। लिहाजा अब जो ख़बर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं उसके बाद एहतियात बरतिए और अपने बच्चों को प्लीज़ अपने साथ जोड़ के रखिए, उन्हें भागने मत दें मॉल्स में। कराची में क्लिफ्टन के शॉपिंग मॉल के बरकी ज़ीने में पाँव फंसने से एक बच्चा बुरी तरह ज़ख्मी हुआ है। ये हम आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं। ये जो प्यारा सा नन्ना सा बच्चा है, इसके वालिद ये कहते हैं कि बेटे का पाँव फंसने के बाद बरकी ज़ीना बंद करने के लिए चिल्लाते रहे हम, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं था कि ये ज़ीना बंद कैसे होगा। यानी इतनी कोई मिस मैनेजमेंट थी कि एक बच्चे का पाँव आया हुआ है, ये चीज़ कि एक बच्चा जिसका पाँव एस्केलेटर में फंस चुका है और बाप चिल्ला रहा है कि कोई आए मदद करे, इसको बंद कैसे करना है, और मॉल की इंतजामिया को पता नहीं ये चीज़। शाहनवाज कादरी की पहले आपको हम रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पे हम डिस्कशन करते हैं। कराची के अस्पताल में जेर इलाज ये मासूम मोहम्मद अमान है, जो इतवार को बाबा के साथ क्लिफ्टन में वाक़े मॉल के प्लेलैंड में खेलने गया था, लेकिन बरकी ज़ीने में पाँव फंसने के बाइस अस्पताल जा पहुंचा। बच्चा जैसे ऊपर गया है तो उसका शूज़, बच्चे मेरे एक स्टेप आगे थे और एक स्टेप पीछे में था। फिर जब इस बच्चे का ये पैर फंसा तो मेरी बेटी चीखने लगी, पापा पैर। मैं एकदम उसको पकड़ा, मैं खींचने लगा। बच्चे के वालिद ने बताया कि बेटे का पाँव फंसने पर चिल्लाते रहे, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि बरकी ज़ीना रोकना कैसे है। 4 से 5 मिनट हम लोग चीखते रहे कि भाई इसको रोको रोको। बच्चे को बस एक्सीलरेटर अंदर खींच रहा था और हम बाहर खींच रहे थे। और इंतज़ामिया, कोई कह रहा है कि बटन प्रेस करो, कोई कह रहा है कि कैसे रुकेगी ये, कोई कह रहा है कि चाबी ले आओ। फिर वो आखिर में वो चाबी आई है, चाबी से वो एक्सीलेटर रोका गया है और उसको रिवर्स किया गया है। गुलशन इकबाल के रिहायशी तौफीक का कहना था कि शॉपिंग मॉल में फर्स्ट एड का इंतजाम था, ना एम्बुलेंस मौजूद थी। सादा गाड़ी में ही बच्चे को अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर्स पूरी उम्मीद है पाँव बच जाएगा। एक और ऑपरेट करेंगे जिसमें ये सारी नौयत सामने आएगी कि क्या कंडीशन है। अभी तक उन्होंने हमें एक होप दिलाई है कि अभी तक जो हुआ है उसमें चांसेस काफ़ी हैं कि हम रिकवर करेंगे बच्चे को। अमान के वालिद शॉपिंग मॉल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का इरादा तो रखते हैं, लेकिन किसी मुआवजे के तलबगार नहीं। इनकी ख्वाहिश है कि ऐसे इक़दाम किए जाएं कि दोबारा ऐसा वाक़या ना हो। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और यकीनन मुझ समेत तमाम नाजरीन इस सिचुएशन से ख़ुद को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप और हम जब भी किसी मॉल में जाते हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल बच्चे खेलते हैं कि एक सिक्योर माहौल है यहाँ पर, और ये एस्केलेटर्स जो होते हैं इसके ऊपर बच्चे बड़े शौक से जा रहे होते हैं। लेकिन ये वाकया देखने के बाद यकीनन कम से कम मैं अपनी सतह पर पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसी सिचुएशन में बच्चों को अकेला एस्केलेटर पर ना जाने दिया जाए। एस्केलेटर बंद होता है, बच्चे का पाँव फंसता है, वालिद जो है वो चिल्लाता रहता है, मदद के लिए पुकारता रहता है, लेकिन किसी को ये मालूम ही नहीं होता कि इस एस्केलेटर को बंद करना है तो ये कैसे करना है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में कौन से बटन्स कहाँ पर होते हैं, किस तरीके से हेल्प की जा सकती है या हेल्प हासिल की जा सकती है। क्योंकि अभी तो ये एक वाकया है, ये एक बच्चा है जिसके साथ ये सिचुएशन पैदा हुई। रोजाना सैकड़ों हजारों की तादाद में बच्चे मॉल्स में जाते हैं। एग्जैक्टली, अल्लाह ना करे कि कल को हम इस तरह की कोई एक और खबर रिपोर्ट कर रहे हो। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है एस्केलेटर इंस्टॉलेशन एक्सपर्ट मुनव्वर हुसैन साहब, हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। सर, इंतहाई दिलखराश वाकया, जैसा कि मेरे को होस्ट ने भी कहा कि बच्चे हम सबके साथ जाते हैं और अम्मा अब्बा तो करते हैं कि बच्चों को आगे भेज देते हैं कि जाओ बेटा आप खुद ही खेलो या चढ़ो, क्योंकि हमें ये महसूस होता है कि माहौल सेफ है। ये जो बच्चा हमारा इस बरकी जीने पे चढ़ रहा है ये बिल्कुल सेफ है और कर लेगा ये। लेकिन यहाँ पर तो बाप चिल्ला रहा है, मॉल की इंतजामिया को पता नहीं बटन कहाँ से दबना है। सर प्लीज मुझे बताएं कि ये जो बरकी जीने लगाए जाते हैं, इंस्टॉलेशन एक्सपर्ट है आप, इसमें किस चीज को मद्देनजर रखा जाता है? देखिए, ये सारा इक्विपमेंट जो आता है ये पूरी तरह टेस्टेड होता है और नॉर्म्स के तहत ये टेस्टेड होता है। फॉरेन कंट्री में बनता है, यहाँ पर तो ये चीज़ बनती भी नहीं है। तो ये मुकम्मल तौर पे सेफ़ होता है। अगर यहाँ लोग इसको मेंटेन करते हुए कोई कंप्लेंट के दौरान अगर कोई स्विच ख़राब हो गया तो उसको बाईपास कर दिया, ये हमारी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इसमें हर तरफ से यानी कोई ऐसा सेंसर जो इस तरह की सिचुएशन में एस्केलेटर को ऑटोमेटिकली बंद कर दे, उसको बाईपास यानी डायरेक्ट कर दिया गया। जी बिल्कुल। तो ये वहाँ ये इश्यूज पेश आते हैं।
तो एक तो एंड के ऊपर जब स्टेप्स जो एंड होते हैं वहाँ पर प्लेट्स लगी होती हैं, हाँ। जिनकी माइक्रो मूवमेंट से भी वो एस्केलेटर ऑफ हो जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ ऐड कीजिएगा मुनव्वर साहब, अगर इस तरह कोई भी सिचुएशन हो जिसमें जो सेंसर हैं उसको डायरेक्ट यहाँ पे बाईपास कर दिया गया, तो हमारे पास कोई ऐसे कवायद व ज़वाबित मौजूद हैं कि इस तरह के एस्केलेटर को फेल कर दिया जाए? जो कंपनीज इनको लगाती हैं वो इंस्पेक्शंस करती हैं हर सालाना या फिर माहाना बुनियाद पर, और इस तरह की सिचुएशन में इसको रद्द करने या फिर इसको बंद करने के अहकाम दिए जा सकते हैं? जी, यही इशू है हमारे यहाँ। इस चीज़ के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, ना कोई बॉडी है जो इसको रेगुलरली इंस्पेक्ट करके और उसकी सर्टिफिकेशन करे कि ये दिस कैन बी ऑपरेटेड। कोई SOP नहीं है, ना हमारी लॉ बनी हुई है इसके ऊपर। हमने इसके डॉक्यूमेंट्स अपने बड़ी ख़तरनाक बात है ये। जी हाँ, हमने इसकी टेस्टिंग के डॉक्यूमेंट भी इंतज़ामिया वगैरह बहुत सारे लोगों को हम देते रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमने CDA को दिए थे, उन्होंने कहा था हमें इंस्पेक्शन बॉडी बनाना चाहते हैं, तो हमने ये सारी हेल्प की थी उनको, बट कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई कि जिसको करें वो। सर स्पेसिफिकली अगर मैं इस मॉल की बात करूँ, यहाँ पे इन चीज़ों की इंस्पेक्शन की गई, देखा गया कि जो लगी हैं चीज़ें वो आया अप टू डेट हैं या नहीं है? क्योंकि बच्चों का मामला है ना, रोजाना की बुनियाद पे बेतहाशा बच्चे माएँ जो हैं वो जाती हैं, और अब तो बेशुमार पूरे पाकिस्तान में शॉपिंग मॉल और यहाँ पर एस्केलेटर हम देखते हैं कि जगह जगह है अवाम की आसानी के लिए, लेकिन जब उसको चेक एंड बैलेंस से रखा जाएगा तो अवाम की आसानी कहाँ है? और सिर्फ बच्चे नहीं, खवातीन होती हैं, बाएं पहने होते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। हमारी वालदा या फिर बुजुर्ग हज़रात, सीनियर सिटीजन जो हैं वो भी इसका यूज करते हैं, तो प्लीज जरा बताइएगा। बस यही हमारे यहाँ इशू ये है कि अगर हमने खैर इत्तेफाक ये है कि इसको हमने भी इंस्पेक्ट किया था इस मॉल के जी। अच्छा। तो लेकिन फिर हमने जो रिपोर्ट्स दी उसके बाद वही फिर शायद उनके पास कॉस्ट बेसिस को रिपोर्ट क्या थी? रिपोर्ट यही थी कि हमने कहा कि तो प्रोफेशनल हैंडलिंग इसकी होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर आप अपनी टीमें बनाते हैं वो तो आप हायर एंड फायर वाले लोग होते हैं, दे आर नॉट फुली रिस्पॉन्सिबल। टीम किस तरह से बनाते हैं? क्योंकि इसके तो जो एक्सपर्ट होंगे वो अलग होंगे, कोई भी आम इलेक्ट्रिशियन जाके एस्केलेटर तो ऑपरेट नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, कोई इस तरह वही फिर कॉस्ट बीच में आ जाती है जिसको कि जी ये आदमी थोड़ा सा हैंडल करने लग गया तो बस ओके, ही इज नाउ लीडिंग द टीम। तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारी तो लाइफ लॉन्ग इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और ओवर द पीरियड हम चीज़ सीखते हैं, और फिर इनके अंदर जो इनोवेशंस आ रही हैं वो हमें रेगुलरली अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, जब जाके हम इसके काबिल होते हैं। ना इंसानी जिंदगी का मामला है। और अब आप देखिए कि जो रैपिड बस है और जो बसेस के मंसूबे हैं, एयरपोर्ट हो गया, ग्रीन लाइन है, वहाँ पर ये सब यही चीजें हैं ना हमारी आसानी के लिए। लेकिन सर चेक एंड बैलेंस नहीं है। इनके बटन्स कहाँ लगे हैं कि मॉल की इंतजामिया को एटलीस्ट ये पता हो कहाँ लगते हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि ऊपर और नीचे दोनों जगहों पर लग रहे होते हैं। मैं चाहूंगी कि अवाम के आसानी के लिए जरा इसकी जो मैनेजमेंट है ना इस बरकी जीने की, वो आप जरा समझाएं। जी, इसके अंदर एक सेफ्टी इसकी सीरीज लगी होती है कि एक ने काम नहीं किया उसके पीछे एक दूसरी सेफ्टी है, दूसरे ने काम करना है। अगर जी मल्टीपल सेफ्टी होती हैं, जैसे कि रेल्स जहाँ एंटर हो रही हैं बॉक्स में, वहाँ पर एक सेफ्टी लगी है, ज़रा सी भी कोई चीज़ ओवर यानी साइज्ड हो उसने फ़ौरन वर्क करना है और उसने स्विच को गिरा देना है, इस तरह ऑफ हो जाती हैं। मैंने आपको फिश प्लेट्स का जिक्र किया और कॉम प्लेट का, वो बिल्कुल कंगे की तरह होती हैं जीने के साथ, वो पार्ट जो कि आखिरी जो जीने का सीढ़ी आखिरी होती है, उस जहाँ पर अंदर जा रही होती है, बहुत ज़्यादा खदशे होते हैं वहाँ पर, तो इसलिए उसके लिए बहुत अच्छी सेफ्टी बनाई हुई है उन्होंने कॉम की तरह, क्या कि वो आपके जीने के ग्रूव्स जो हैं उससे बिल्कुल अंदर गई हुई होती है ताकि कोई चीज़ की एंट्री होने की गुंजाइश ना रहे। अगर कंकर भी आ जाए तो वो उसको ऑफ कर दे, इमीडिएटली रुक जाता है। जी बिल्कुल रुक जाता है। सर जैसे जो माएँ हमें देख रही हैं, जो घर वाले हमें देख रहे हैं, जहाँ पर ख़वातीन जाती हैं शॉपिंग के लिए या बसेस में बैठने के लिए ये सीढ़ियाँ इस्तेमाल होती हैं या एयरपोर्ट पे, मैं चाहूँगी कि इमरजेंसी में कौन सी एहतियाती तदाबीर है जो कि आप अपनाएं, क्योंकि सर हादसा तो कहीं भी आ सकता है। ये एक अलग चीज़ है कि आपने कहा कि इस मॉल की इंस्पेक्शन आप लोगों ने की, रिपोर्ट भी आपने दी जिसमें हमने देखा कि इनकी नाअहली भी सामने आई बकौल आपके। तो प्लीज़ जो हमें ख़वातीन या मर्द या बच्चे अगर हमें इस टाइम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि कुछ एहतियाती तदाबीर आप दें कि जो कि वो अपनाएं और एटलीस्ट इस तरह के हादसा से बचा जा सके। मैं समझता हूँ कि अगर इनके इंतज़ामिया के लोग वहाँ मौजूद रहें और फिर लोगों के बात ये कि आप जब पैनिक में होते हैं आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो ये सारी चीज़ें जितने भी सेफ्टी के स्विचेस हैं
उनका काम ही है कि वो सेकंड लाइन डिफेंस, थर्ड लाइन डिफेंस बना के रखी हुई हैं, लेकिन अगर वो आप बाईपास्ड हों या किसी वजह से नहीं काम करे तो फिर आपके लिए हादसा लाजमी है होना। तो लोग अगर मौजूद हों फौरी तौर पे, जिनका काम है, या कैमरास के तहत इनको सर्वेलेंस रखनी चाहिए इन एरियाज़ की कि बहुत नज़दीक तरीन कोई स्टेशन से फ़ौरन आए, कोई उनकी हेल्प करे लोगों की, लेकिन होना ही नहीं चाहिए फर्स्ट टाइम। ये इसमें ऐड कीजिएगा मुनव्वर साहब कि ये जो स्पेसिफिक वाक़या हुआ, अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है, किसी का पाँव फंस जाता है, तो उसको जैसा कि वालिद जो है बच्चे के बता रहे थे कि मैं बच्चे को खींच रहा था वापस, लेकिन यकीनन एस्केलेटर में इतनी ताकत होती है कि वालिद जो है वो एक इंसान के खींचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इनिशियल स्टेप आपका क्या होना चाहिए? किस तरफ बटन तलाश करना चाहिए कि शायद उसको दबाने से एस्केलेटर रुक जाए या रिवर्स हो जाए? ये ज़रा बता दीजिएगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है। जी बिल्कुल, दोनों एंड पॉइंट्स पे नीचे और ऊपर दोनों जगह स्टॉप लिखा हुआ बटन बाकायदा दिया हुआ है, रेड कलर का होता है लाजमी। अच्छा, लेकिन अगर वो बाईपास्ड हो तो उसका हम फिर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसी चीज़ को इंस्पेक्ट करना है कि जी सेफ्टीज हर वक्त इंटैक्ट हों, ताकि ऐसे इक्विपमेंट को यूज़ करने से पहले आपको पता हो कि जी ये सब चीज़ इंटैक्ट है एंड नथिंग कैन हैपन। बड़ा जरूरी है। आगे कोई बच्चों का सवाल, खवातीन का सवाल है। सर बेहद शुक्रिया मौजूद है, गुफ्तगू कर रहे थे। तो प्लीज़ जब भी मॉल जाएं, कहीं पर भी जहाँ पे आपको ऐसे बरकी जीने मिले, खुदारा एहतियात करें, आप एहतियात कर लें, ये आप ही के लिए ज़रूरी है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे आप हमारे साथ। वेलकम बैक जनाब। और अब जिक्र करेंगे एक मासूम सी प्यारी सी बच्ची का जिसने दुनिया भर में रिकॉर्ड कायम किया है। कराची की 7 साला आयश फातिमा ने भारत की विसालनी का दुनिया की कम उम्र तरीन CCNA सर्टिफाइड होने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले उनकी बहन 4 साला अरीश फातिमा भी दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल होने का जो एजाज है, ये लफ्ज मेरे मुंह से नहीं निकल रहा। 4 साल की बच्ची है। 4 साल में तो मुझे लगता है मट्टी खाते थे, और ये माशाल्लाह क्या कर गई है। तो बाकमाल बच्चों की बेमिसाल कारकर्दगी पर वालिदैन भी खुशी से निहाल, और क्यों ना हो। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता ही पेरेंट्स को है। पहले मुदस्सिर की हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, देन इस पे उन बच्चों से भी मुलाकात करवाएंगे और वालिदैन से भी करवाते हैं आपकी मुलाकात। मेरा नाम आयश फातिमा, मैं क्लास 2 में पढ़ती हूँ। मैं 7 साल की हूँ। मैं CCNA सर्टिफाइड हूँ। जब मुझे सर्टिफिकेशन मिली थी तो मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मेरी बेटी आयश फातिमा, इन्होंने इंडिया की एक लड़की है विसालनी, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। वो उन्होंने 10 इयर्स में किया था, और अब इन्होंने 7.8 इयर्स में ये रिकॉर्ड ब्रेक किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मुझे बहुत मंथ्स लगे थे। जब शुरू किया था तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, फिर थोड़ी थोड़ी इजी लगना शुरू हो गया था। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बड़ी बेटी आयश फातिमा ने 7.8 इयर्स में CCNA की सर्टिफिकेशन बस वेरी टफ वो उन्होंने क्लियर करी है। और उससे पहले लास्ट ईयर अरीश फातिमा ने हमारी मॉस की सर्टिफिकेशन की थी व्हेन शी वाज 4.5। और अभी 1 साल ही हुआ था, तो माशाल्लाह दोनों बेटियों के पास पाकिस्तान के लिए कुछ करने का मौका मिला। सिस्को एक्चुअली ये सर्टिफिकेशन है CCNA जो नेटवर्क्स के बारे में। अच्छा, नेटवर्क्स में हर चीज़ आ जाती है, नेटवर्क्स की इक्विपमेंट, उसकी सिक्योरिटी, उसकी मैनेजमेंट, ये हर चीज़ आती है। अब उसमें नेटवर्क में देखा जाए तो हमारे घर में नेटवर्क्स हैं, हमारे घर में वाईफाई है, मोबाइल डिवाइसेस हैं, उसको मैनेज करना, उनको सिक्योर करना। हमारे ऑफिसेस हैं, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करते हैं, उन सब लैन वैन ये सब चीज़ें आती हैं, जिसमें स्विचिंग, राउटिंग, IP एड्रेसिंग, ये सारी चीज़ें मॉड्यूल्स हैं जो एक नेटवर्क बनाती हैं। तो ये सब कुछ को मैनेज करना, इसको सिक्योर करना,
इसके बारे में है ये पूरा CCNA की सर्टिफिकेशन। पाकिस्तान में जैसे बच्चों को, हम सबको चीज़ों का इस्तेमाल तो पता है, लेकिन इसको बनाना कैसे, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये नहीं आता। तो अगर हमें पाकिस्तान को प्रोग्रेस करनी है तो अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाना पड़ेगा कि ये चीज़ें बनती कैसे हैं और इसका इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। मैं बड़े होकर आर्मी की साइबर सिक्योरिटी की हेड बनना चाहती हूँ। ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं उनको स्किल्स सिखाऊंगी, टेक्नोलॉजी सिखाऊंगी और उनको हमारी तरह ही हम लोग ऑफिस जैसे जाते हैं वो भी ऑफिस जाए और फिर वो और दूसरों के लिए भी हेल्प करें। तो जनाब, ये कमाल की फैमिली इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले हम तारुफ कराएंगे प्यारे प्यारे बच्चों का जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, आप CCNA सर्टिफाइड हैं, और इसके अलावा आयश फातिमा जिनको अभी आपने इस पैकेज में देखा वो हमारे साथ मौजूद हैं, और छोटी सी प्यारी सी अरीश फातिमा 5 साल इनकी उम्र है और ये भी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हैं। यकीन करें मैं जो कह रहा हूँ ये बात दुरुस्त है। और इनके वालिदैन यकीन कर लें प्लीज। हमें भी काफी देर तक यकीन नहीं आया था, लेकिन अपने बच्चों से गुफ्तगू की तो हमें भी यकीन आ गया। और इनके साथ वालिदैन भी मौजूद है, सबा चौधरी साहिबा और उसामा हबीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी चलें जी, सबसे पहले तो सबा आपसे मैं बात करती हूँ। बच्चों के ब्रॉटअप में जितना किरदार माँ का होता है ना, उतना किसी का भी नहीं होता। बच्चे अगर अच्छे निकले तो माँ की तारीफ, नहीं अच्छे निकलते तो अम्मा को बातें सुनने के लिए मिलती हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 3 बच्चे और माशाल्लाह क्या कमाल, क्या बेहतरीन, इनका ब्रॉटअप, इनकी ग्रूमिंग किस सोच के साथ आपने की? हम देखते हैं कि 4, 5, 3, 2 एक बच्चे हो ना तो अम्मा कहती है एक बच्चा ही नेक निकला है तो बहुत बात है। माशाल्लाह यहाँ पे तो 3 ही ज़बरदस्त है। बच्चे सबके कुछ ना कुछ स्पेशल होते हैं, हर बच्चा कैपेबल होता है कुछ ना कुछ करने का। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हम अगर अपना काम एज अ मदर, एज अ सोसाइटी के, अगर हम मुस्लिम सोसाइटी का हिस्सा हैं तो हमें हर किसी को अपने अपने रोल डिफाइंड हैं। तो अगर मैं एज अ माँ अगर अपने काम ऑनेस्टली के साथ करूँ तो अभी भी मैं कहूँगी कि मैंने अभी भी थोड़ा और एफ़र्ट डाल सकती थी जो मैंने नहीं डाली है। लेकिन अगर मुझे अपने मुल्क को तरक्की करवानी है तो मुझे ये करना होगा। ज़बरदस्त सोच के मुल्क की तरक्की के लिए आप बच्चों का ब्रॉटअप और ग्रूमिंग शुरू से ही माशाल्लाह क्या बेसिक आप उनका बना रहे हैं। आपसे मैं बात करना चाहूँगी, जैसे कि सबा ने भी कहा कि हर एक को अपने अपने रोल का पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है और किस तरह से करना है। बच्चे जब इस तरह का काम करते हैं माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है। अम्मा तो ट्रेनिंग कर रही हैं, अब्बा का क्या किरदार है? अच्छा, अब्बा का एक्चुअली किरदार बहुत अच्छा, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये कि मैं क्योंकि ऑफिस में ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ तो ऑब्वियसली बच्चों का ज़्यादा टाइम अम्मी के साथ गुजरता है इनकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं एज ए इंडिविजुअल मैं अपने आप खुद भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, यही वजह है कि आपके बच्चों में इस तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा हुआ? हाँ, जब पेंडेमिक था तो उसी दौरान जब मैं घर से वर्क फ्रॉम होम था पूरा, तो उस वक्त इन लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा आया मेरी तरफ, ज़्यादा काम कर देखते थे मुझे काम करते हुए। तो वो ज़्यादा जो है ना वो मेरे साथ अटैच भी हो गए थे उसका। फिर वो काम देख रहे हैं, सीख रहे हैं किस तरह काम कर रहे हैं आप। तो वो उसी वक्त एक्चुअली क्लिक किया था कि अरीश ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, काम सीखना की स्टार्ट किया। तो फिर इनकी अम्मी ने कहा कि हम इसको प्रॉपरली एक लेके चलते हैं, एक सर्टिफिकेशन। अच्छा, इसमें ऐड कीजिएगा, अमूमन हम देखते हैं कि जब बाप काम कर रहा है घर पे, लैपटॉप पे काम कर रहा है, छोटा बच्चा आता है और बाप से पूछता है ये क्या है, ये क्या है। अमूमन लोग कहते हैं कि बेटा काम करने दो, तंग नहीं करो बेटा, आपको नहीं पता। तो ये रवैया कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस चीज़ को देखना कि बच्चा अगर इंटरेस्ट ले रहा है तो एटलीस्ट उसको साथ बिठा के बता दिया जाए कि बेटा ये इससे ऐसे होता है, इससे ऐसे होता है। क्या पता अरीश की तरह वो भी कोई ना कोई कारनामा कर जाए। एग्जैक्टली, बच्चों को साथ बिठा के उनसे बात करें, अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो उनको बताएं, ये नहीं कि उनको किसी और जगह डाइवर्ट कर दें। एक्चुअली यही हुआ है बात। हमने भी ज़्यादातर टाइम जब बच्चे आके पूछ रहे हैं तो हम उनको बता रहे होते थे कि ये इस तरह होता है, ये इस तरह, आप ये करेंगे तो इस तरह होगा, ये चीज़ देखेंगे तो गलत होगी, ये चीज़ देखेंगे तो सही होगा, अच्छी है आपके लिए। तो इसी तरह साथ साथ डेली रूटीन का हिस्सा था। ये जो बता नहीं पा रहे अपने मॉडल स्टोर, इन्होंने ये कभी भी बच्चों के साथ हार्श नहीं होते, मतलब रूड नहीं होते। ये हमेशा अगर बच्चा उनके साथ, अगर हम चाहे कितना भी क्रिटिकल काम कर रहे हो कि उसकी प्रोग्रामिंग कोडिंग चल रही है, तो ये बता देते थे कि हाँ ग्रीन क्यों आ रहा है, रेड क्यों आ रहा है। मतलब बच्चों से बात करना हम लोगों ने कभी छोड़ा नहीं कि कोई भी बात है डिस्कस करनी है
तो हाँ हम करेंगे डिस्कस लेटर। सबा ये भी मैं आपसे पूछूंगी, घर का माहौल बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करता है। सबसे पहले तो मैं अगर बच्चों की बात करूँ, मुस्तफ़ा से मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मुस्तफ़ा को आप इस चीज़ की तरफ लेकर आए, मुस्तफ़ा को आपने सिखाया, प्लान किस तरह से बना के, क्योंकि इतनी एज के बच्चों में तो आप अभी डिसाइड नहीं कर पाते ना, अभी तक तो आप कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, बड़ा होगा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, लेकिन इतनी सी एज में बच्चे को एक ज़बरदस्त ट्रैक पे लेकर आना। मैं चाह रही हूँ जितनी माएँ हमें सुन रही है ना, आप उनकी गाइडेंस के लिए प्लीज़ बताएं। एक्चुअली हुआ ये था कि ये हिफ्स कर रहे हैं, ये स्कूल के हमने ड्रॉप आउट करवा दिया था, तो कहीं एक होता है, एक प्रेशर होता है कि यार हिफ्स कर रहे हैं, कहीं पीछे ना रह जाएं स्किल्स, क्योंकि हमने कारी साहब को बताया मुझे एक प्रॉपर हाफिज़ कारी बच्चा चाहिए जो दावत दे, इस्लाम के लिए काम करे। अब थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो इट्स डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से, इनका हिफ्ज़ अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ पैरेलल मुझे कुछ ना कुछ स्किल्स देने थे ताकि मेरा बच्चा किसी चीज़ में पीछे ना रहे। तो मैंने इन तीनों की मॉस की सर्टिफिकेशन कराई। व्हाट नेक्स्ट, हमारे नबी ने 2 स्किल्स तो हमें बता के गए थे कि एक फ़िज़िकल जो हार्ड स्किल है और एक सॉफ्ट स्किल जो बात करने की। टेक्निकल स्किल्स उस वक्त थी नहीं कि कंप्यूटर था नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें वॉरफेयर कैसे डील करना है, कम लोग हैं तो कैसे जंगें डील करनी है, खंदक खोदनी, ये सब टेक्निकली चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए। मसला ये कि हम अपनी जो आइडेंटिटी है ना, उससे हम पीछे चले गए, हमने वो खो दिए। तो मुझे बस ये था कि इनको ये 3 स्किल्स में से तीनों स्किल्स देनी है, हर बच्चे को देनी चाहिए कि अपनी ओन पे, ये नहीं कि ठीक है हमारे पास, हम बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड है कि हमारे पास वर्किंग स्टाफ है, हेल्पिंग हैंड है, लेकिन कल को अगर ना हो तो बच्चों आगे का सोचना ज़रूरी है, काम जिसके लिए आपने बड़ा बेहतरीन अंदाज में अपने बेटे को ट्रेन किया। बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, मैं चाहूँगा कि अगर आप अरीश से कुछ बात कर सकें, क्योंकि अरीश के पास माइक नहीं, तो आपको हैंड माइक यूज़ करना। अरीश बात तो सुने आप, मतलब मैं तो आपकी हो गई हूँ, मतलब आप अरीश, क्या एज है आपकी? 5 ईयर्स। मज़ेदार तरीके से बताओ, क्या एज है भाई अरीश की? 5। और अरीश मुझे ये बताएं कि आपने इतना मुश्किल काम मतलब कैसे कर लिया? अम्मी की वजह से कि अब्बू की वजह से? अम्मी की वजह से, सारा क्रेडिट अम्मी को जाता है। और क्या करती हैं आप? आपको फ्री टाइम मिलता है? क्या करती हैं, मतलब इस एज में जो बच्चियां होती हैं ना, अमूमन देख रही हो फैशन क्या होता है, तो क्या करती हैं आप फ्री टाइम में? खेलती हूँ। क्या खेलती हैं? क्या फेवरेट स्पोर्ट्स में क्या सबसे अच्छा लगता है खेलना? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। साइकिलिंग क्या नहीं करती? स्केट, ओ स्केटिंग भी करती है और साइकिलिंग भी करती है। अच्छा मुझे ये बताएं, खाने में क्या पसंद है? क्या? मैगी, पिज्ज़ा, बर्गर, सब कुछ पसंद है? बच्ची मेरे पे गई है खाने में। अच्छा, मैं यहाँ पर ये दावे से कह सकता हूँ कि जितनी शर्मीली और प्यारी ये घर में उतनी शरारती घर पे होंगी। ऐसे ही अम्मी अब्बू को तंग करती हो? सच बताओ। तंग करती है? नहीं, स्वीट माशाल्लाह। चलें जी, अब आयश से हम बात करते हैं। आयश, अच्छा पहले तो आयश बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं आयश, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और कब आपने स्टार्ट किया था? कितना अच्छा लग रहा है, एक सर्टिफाइड होने का एक एजाज़ आपको जब मिल जाता है, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कितना ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं इसमें? मैं बहुत खुश हुई थी जब मेरी सर्टिफिकेट निकला था, तो मैं और एक्साइटेड हो गई थी। मुश्किल नहीं लगता वैसे ये सारा कुछ? काफ़ी मुश्किल टर्मिनोलॉजीज होती हैं, इतनी ज़्यादा डिटेल्स होती हैं इसके अंदर, मुश्किल नहीं लगता ये? वो बहुत टफ था। टफ था? फिर इजी कैसे हुआ? मामा ने क्या टिप्स सिखाई कि बेटा ये करोगे ना इजी हो जाएगा? प्रैक्टिस जब कर रही थी तो इजी हो गया था। बाबा ने कितनी हेल्प की सारी प्रैक्टिस के दौरान? बाबा तो एक्सपर्ट है ना खुद भी, बाबा साथ बैठते थे? बाबा ऑफिस में होते थे। बाबा ऑफिस में थे, अम्मा सिखाती थी। ये जो काम है ना। अच्छा चले मुस्तफ़ा, आप मुझे बताएं कि आपके लिए मुश्किल था, चैलेंजिंग था? वैसे लड़कों के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। बहुत टफ था। अच्छा बहुत टफ था, तो फिर इसको आसान किस तरह से बनाया आपने? अम्मी ने सिखाया था। अम्मी ने सिखाया था? अम्मा को बहुत ही क्रेडिट भाई, हर बच्चा कह रहा है अम्मी ने सिखाया था, अम्मी ने सिखाया। एक्चुअली पेपर बहुत टफ था, जो मैंने पेपर अटेम्प्ट किया ना वो बहुत डिफिकल्ट था। तो मुस्तफ़ा आगे फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स है? आपने क्या मतलब, अब सब अम्मी ने तो बता दिया ना कि बेटा इस तरह से करना है, कुछ आपने भी तो डिसाइड किया होगा, कुछ आपने भी सोचा होगा? मैं पहले हिफ्ज़ करूंगा, फिर आगे का काम करूंगा। अच्छा मुस्तफ़ा जो है वो हिफ्ज़ भी कर रहे हैं माशाल्लाह,
और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इसमें दीन और दुनिया दोनों को माशाल्लाह बैलेंस लेकर के चल रहे हैं। मैं ये भी जबरदस्त। अच्छा सबा, मैं लास्ट में चाहूंगी आप एक चीज़ ऐड करें घर के माहौल का, क्योंकि हम ब्रेक में भी ये बात करते हैं कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आता है आजकल बच्चों और माँ बाप के दरमियान। प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा डिफाइन कीजिए कि हम उसको किस तरह से कम कर सकते हैं, क्या एक्टिविटीज़ है बच्चे और अम्मा अब्बा सब इन्वॉल्व हो उसके अंदर। एक्चुअली टाइम को किसी के पास भी टाइम नहीं है, हर कोई कहीं ना कहीं बिजी होता है, टाइम निकालना पड़ता है और आपकी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती हैं। जितना आप किसी चीज़ को वैल्यू देते हैं उसके लिए आप उतना टाइम मैनेज कर लेते हैं। मेरे लिए मेरे बच्चे सबसे सुप्रीम हैं, तो मैं उनके साथ कुकिंग में भी बात करते हैं, हम प्ले करते हैं, वी प्ले टुगेदर। हम लोगों ने साइकिलिंग करनी है तो साथ करेंगे, हम बात करते हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि माशरा बुरी बिगाड़ की तरफ है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स के ज़िम्मेदारी पे भी होते हैं कि हम बात करनी है तो हम अपने बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। अल्लाह के वास्ते मतलब इस अपने अकाउंट हमें ख़ुद भी अल्लाह को जवाब देना है। तो मोबाइल गैजेट्स अगर ये इतने इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल होते तो बिल गेट्स के अपने स्कूल्स में होता और स्टीव जॉब्स के अपने घर पे होता। हमने अपने बच्चों को बस ऐसे ना करें प्लीज़, इन चीज़ों का गुलाम बना दिए। तो प्लीज़ बच्चों से बात करें और बच्चों को अपने साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। आप सबका बेहद शुक्रिया, मौजूद थे और जितने भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं करना बेहद ज़रूरी है बच्चों से। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब बात करेंगे पाकिस्तान के रोशन सितारे की। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से लाहौर के नज़ारों तक का सफ़र बहुत मुश्किल है, लेकिन अब मुश्किल नहीं रहा जब आपकी स्टोरी सुनेंगे। उम्मीद बानो को ये सफ़र वो बुनियाद फराहम कर गया जिसने उनकी कामयाबियों को मज़ीद उड़ान दी। उम्मीद बानो को मार्शल आर्ट्स के आगाज़ से ही मुश्किलात का सामना तो था, फिर वो कामयाबियां समेटती गई, वो मुश्किलात आसानियों में तब्दील होती गई। उम्मीद बानो मार्शल आर्ट्स समेत मजमूई तौर पर 9 मुकाबलों में अब तक हिस्सा ले चुकी हैं। बिल्कुल, जिनमें उन्होंने एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल भी अपने नाम कर रखा है। इस वक्त उम्मीद बानो हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। उम्मीद बानो बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी तमाम तर कामयाबियों के हवाले से। ये बताइएगा, ये जो आपका सफ़र है जब से शुरू हुआ तब से लेकर आज तक जो जो मुश्किलात आई, जो जो अचीवमेंट्स थी, हमारे नाजरीन के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेरी पहली अचीवमेंट है, लाहौर गरिजन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। फ़ख्र महसूस करती हूँ कि लाहौर गरिजन की स्टूडेंट हूँ। जिस तरह हमारे कोचेस हैं, शायद कोई और कोच ना होगा जिस तरह उन लोगों ने मेरी जो एबिलिटी थी, मेरी जो सलाहियत थी, उनको निखारा। मेरे जो पहली जो अचीवमेंट है वो है जूडो में, मार्शल आर्ट्स की जूडो में। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर वो एबिलिटी है। उन लोगों ने मुझे देखा, कोच ने मुझे देखा और महसूस हुआ कोच को कि ये बच्ची कर सकती है जो कोई और नहीं कर सकता। सही। फिर मुझे तो पहले आइडिया ही नहीं था कि मैं कर सकती हूँ, या मुझे पता ही नहीं था कि मैं जोड़ों में जा सकती हूँ आगे। सही है। फिर मेरी जो ट्रेनिंग हो गई, अच्छी खासी मेरी ट्रेनिंग हो गई। मेरे कोच ने मेरा साथ दिया, कोच की अथक मेहनत और टाइम, और मेरे उनके साथ जो एक रिलेशन होती है, जैसे एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन होता है, इसी तरह मेरी और कोच की जो रिलेशन है उसने बहुत ज़्यादा मेरे जो अचीवमेंट का राज है वो मेरे कोच हैं। मेरी मेहनत से ज़्यादा मेरे कोच का साथ है। सही। और लाहौर गरिजन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होने के नाते मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मुझे ऐसे कोचेस मिले हैं, मुझे एक फैमिली मिली है, मेरे एक ख़ानदान है वो। जब मैं अपने घर से निकल गई मुझे कोई मुश्किल महसूस नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों ने मेरी एबिलिटी देखी, मेरी सलाहियतों को देखा और मुझे एक मौका दिया कि ये बच्ची आया कर सकती है कि नहीं कर सकती। लेकिन मैं इन लोगों ने मुझसे कहा, मैं इनके इशारों पे पूरी उतरी और मैंने वो हासिल किया जो ये लोग चाहते थे। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं लाहौर गरिजन की स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा उम्मीद बानो, जो गोल्ड मेडल आपको मिला है, इसके अलावा भी बहुत सारे का जो आगाज़ हुआ था वो 2017 में हुआ था। सही है। 2017 में मैंने
अच्छा उम्मीद बानो, एक तो ये कि अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा और दूसरा मेरा सवाल भी लीजिएगा। एक तो ये कि जो गोल्ड मेडल आपको मिला उस मुकाबले के बारे में मैं जानना चाहूँगी, और कौन कौन से मुकाबले जो कि इस वक्त आप लड़ भी रही हैं, खेल भी रही हैं, प्लीज़ ये भी डिटेल बताएगा। और जो आप पहले बात करी थी ना अपने सफ़र के आगाज़ की, वो भी मुकम्मल कीजिएगा। अच्छा, मेरे ख्याल से उम्मीद बानो को हमारी आवाज़ ठीक से जा नहीं पा रही। उम्मीद आपको आवाज़ आ रही है हमारी? अच्छा, कुछ टेक्निकल एंड से आई थिंक इशू है जिसको रिजॉल्व किया जा रहा है। इसको हम रिजॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, ये जो हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, ये सिर्फ मनाजिर नहीं है, ये कहानी है, एक सफ़र है, एक लगन है, एक उम्मीद है, एक जज्बा है। और ये उम्मीद बानों का वो जज्बा, वो उम्मीद बानों की लगन कि आज वो हमारे साथ जिस तरह से बैठी गुफ्तगू कर रही हैं। फराज वो बार बार ये बात करते ना कि मेरे कोच मुझे फ़ख्र है लाहौर गैरिसन का स्टूडेंट होने पे। यकीन करें आपकी कामयाबी में आपके उस्ताद का, आपके कोच का, आपकी बैक टीम का इतना हाथ होता है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि हम जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो हमारी बैक पे जो हमारी टीम बैठी है, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, हमारी बाकी लोग हैं, सारा क्रेडिट उन्हें जाता है। और जब क्रेडिट हम टीम को देते हैं ना, तो टीम ऐसी होनी चाहिए कि जिसको पता हो कि सामने वाले के अंदर एबिलिटी कौन सी है, किस चीज को उजागर किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है लेकिन देखने वाली आंख नहीं है। नो डाउट, हम किसी कामयाबी की बात करते हैं तो एक चेहरा सामने होता है, लेकिन उसके पीछे एक दास्तान होती है, एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की होती है जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस कामयाबी के अंदर अपना जो है किरदार अदा किया होता है। वो पेरेंट्स भी होते हैं, वो उस्ताद भी होते हैं, वो हेल्पर्स भी होते हैं। अब ये तस्वीर, ये जो फुटेजेस हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत ही जानदार, बहुत ही पावरफुल फुटेजेस हैं, बहुत ही पावरफुल मनाजिर हैं। ये वो तमाम तर मोमेंट्स हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी भर की जितनी भी कोशिश थी, जो भी मेहनत थी, उसका जब समर हासिल किया तो इन तस्वीर की सूरत में ये हमेशा के लिए यादगार बन के आपके साथ रह गया। उम्मीद बानो हमारे साथ जो है वो दोबारा से मौजूद है। उम्मीद बानो, एक तो ये कि उस सफ़र का आगाज़ जो आपने कहा ना कि आपने इस सन में शुरू किया खेलना, एक तो ये चीज़ अपनी मुकम्मल कीजिएगा। दूसरा ये कि गोल्ड मेडल जो आपको मिला ना, उस सफ़र का मैं चाहती हूँ आप प्लीज़ ज़रूर जिक्र करें हमारे साथ। फिर से अच्छा, आई थिंक शायद आवाज़ उन तक हमारी नहीं पहुंच पा रही है। ये जोश और ये जज्बा, और जैसा फराज आपने कहा ना कि ये जो मनाजिर हम दिखा रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी लंबी मेहनत है, इसके पीछे एक बड़ा लंबा सफ़र है। आप देखिए कि गिलगित बल्दिस्तान के पहाड़ों से लाहौर तक के नज़ारे, और हर नज़ारा शानदार, हर नज़ारा जानदार, लेकिन उस नज़ारे में जितनी पीछे लगन छुपी है, जितनी मुश्किल छुपी है। और फराज आपको पता है कि जब आप एक ट्रैक पे निकलते हैं ना और आपको पता होता है कि अच्छा ये गोल हमने सेट किया, हमने ये अचीव करना है, उसमें मुश्किलात आती है, फिर आप रोते भी हैं, वो छुप छुप के आपका रोना, क्या आप कहते हैं कि हमने किसी के सामने हमने रोना नहीं है, अपना हमने एक लूज पॉइंट नहीं देना। लेकिन जब इस तरह आपके हाथ में ट्रॉफी आती है, आप इस तरह जीतते हैं, तो वो सारी मुश्किलात जो है ना पानी की तरह बह जाती है और आप इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये होता है आपकी मेहनत का फल मिलने का लम्हा। और फिर अगेन वही बात कि जिस तरह से उम्मीद बानो कहते हैं कि क्रेडिट कोच को जाता है, तो अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके टैलेंट को देख सकते हैं ना, तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आप बहुत लकी हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप वो कामयाबी समेट लें तो उसके बाद उन तमाम तो लोगों को याद रखें, उनको लाजमी तौर पर रिगार्ड दें जिनकी वजह से आप एक पॉइंट पर खड़े हैं। इसके अलावा अगर हम उम्मीद बानो की तरह और भी बहुत सारे लोगों की बात करें, बहुत सारे शोबे हैं, स्पेशली हमारी बच्चियों की, बिल्कुल हर शोबे में अब झंडे गाड़ रही हैं, दुनिया भर में नाम पैदा कर रही हैं। उम्मीद बानो एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मीद बानो, अगर आप सुन पा रही हैं हमें, ये बता दीजिएगा जो गोल्ड मेडल आपने हासिल किया उस जर्नी के हवाले से बताइएगा, कितनी ज्यादा मेहनत की, उसके बाद जब वो गोल्ड मेडल आपके हाथ में आया क्या तासुरात थे? वाह वाह। मेरी जो मेहनत थी, मुझसे ज्यादा शायद मेरी कोचेस की मेहनत थी इसमें। जी, मैं 9 गेम्स खेलती हूँ। इसमें सबसे पहले जो मेरा था, मैंने गोल्ड मेडल जूडो से पहले मैं बेसबॉल की ट्रेनिंग कर रही थी। बेसबॉल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी की 4th पोजीशन आ गई थी, लाहौर गरीजन की 4th पोजीशन आ गई थी। उसके बाद फिर मेरे कोच ने कहा कि नहीं, आगे जो इवेंट आ रहा है उसमें भी आपने पार्टिसिपेट करना है, और जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगी आप इंडिविजुअल गेम में पार्टिसिपेट कर लेंगी। अच्छा। और वो था मेरा जूडो। सही है। जूडो में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने कभी
मैंने सुना भी नहीं था कि जोडो भी कोई गेम होती है, वो भी मार्शल आर्ट्स की। ओके। तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मा को डर लग रहा था कि मेरी बच्ची फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही है, पता नहीं क्या होगा। सुना है कि वहाँ पे इंजर्ड होते हैं, ये होते हैं, जोडो में इंजरीज के काफी ज्यादा जी इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मेरे कोच ने कहा कि नहीं, आप देख के कर लेंगी, आप सोच समझ के कर लेंगी, आपको कोई इंजर्ड नहीं होगी, आपने कुछ नहीं होगा आपको। फिर मेरी ट्रेनिंग होती थी, डबल टाइम ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई थी। फिर मैं भी चाहती थी कि मैं कुछ कर लूँ, आज तक जो मैंने नहीं किया है आ भी वो कर लूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया ट्रेनिंग करना। मेरी डबल टाइम ट्रेनिंग हो गई, सुबह फिर इवनिंग में। फिर उसके बाद फिर मेरी फाइनल जो इवेंट था वो आ गया। मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही हूँ, पता नहीं जो उम्मीदें मेरे कोचेस ने मुझसे लगा रखी हैं कि मैं उन पर पूरा उतरूंगी कि नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी उतरी और आज जो मुझे खुशी महसूस हो गई कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ज़बरदस्त। जब मैंने स्पोर्ट्स में आने से पहले मैं जब घर से निकली तो मैंने अपने आप से एक अहद किया था। मैं बिलोंग भी एक ऐसे गिलगित बल्तिस्तान के एक ऐसे इलाके से करती हूँ जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था स्पोर्ट्स का। मैंने अपने आप से अहद किया था कि मेरे पीछे मैं एक ऐसा राह खोलूंगी अपने पीछे की बच्चियों को कि वो भी आए, वो मुझसे इंस्पायर हो और कोई मेरी तरह वो भी निकले। जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने अहद किया था इसी तरह मेरी सारे इलाके की लड़कियां आज मेरी तरह स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है और नेशनल से नेशनल लेवल पर गई हैं लड़कियां। जबरदस्त। अच्छा उम्मीद बानो, मैं चाहूंगी कि आप अपने जो फर्दर प्लान्स हैं फ्यूचर में इंटरनेशनली लेवल को अगर मैं लेके बात करूं तो प्लीज वो भी शेयर कीजिएगा। मेरा जो आगे का प्लान है वो ये है कि मैं रेसलिंग में पार्टिसिपेट कर लूं, जो आगे इवेंट आ रहा है। जोडो में मैंने आगे जाना है इंटरनेशनल लेवल तक। जो पहले थी मैं इलाके की उम्मीद, फिर गिलगित बल्तिस्तान की उम्मीद बनी, आज मैं लाहौर की उम्मीद हूँ। इंशाल्लाह इन फ्यूचर पाकिस्तान की उम्मीद बन के इंशाल्लाह। और जब आप पाकिस्तान की उम्मीद बन जाएंगी ना तो हम फिर आपको अपने प्रोग्राम में लेंगे और फिर हम गुफ्तगू करेंगे। बेहद शुक्रिया, मौजूद बातें कर रही थी और बहुत अच्छी बात कि जो आपके पीछे आपने कहा कि एक ऐसा ट्रैक आप छोड़ के आ रही हैं कि बहुत सारी लड़कियां जिनको मौके नहीं मिलते आपको देख के उन्हें इंस्पिरेशन मिलेगी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अहम खबर, कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास शुरू होने में कुछ देर बाकी है। अपोजिशन अरकान जो है पार्लियामेंट हाउस पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदे जहीर अली ने हमें ज्वाइन किया। जहीर बताइएगा क्या सिचुएशन देख रहे हैं इस वक्त आप? कौमी असम्बली का हंगामा खेज गैर मामूली इजलास है आज। ठीक है जहीर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। जी जी। अच्छा जहीर बताएगा, ओपोजिशन जो है उसके अरकान पार्लियामेंट हाउस पहुंचना शुरू हो गया, अभी तक कौन कौन पहुंचा है, सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ओपोजिशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है और ओपोजिशन के जो मेजर बड़े अरकान हैं वो इस वक्त ओपोजिशन पार्टीज के वो पार्लियामेंट हाउस में पहुंच चुके। बलावल भुट्टो पहुंच चुके, आसिफ अली जरदारी और नून लीग के शाहिद हकान अब्बासी समेत जो ओपोजिशन पार्टीज हैं वो उनके मेंबरान इस वक्त ऐवान में पहुंच चुके हैं। जबकि हुकूमती इत्तेहादी और हुकूमत की जानिब से कोई मेंबर हमें अभी तक नजर नहीं आया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और हंगामा खेज इजलास है, चूँकि ख्याल ये किया जा रहा था कि जो रुकन फफात पाक गए थे ख्याल जमान, उनके साल स्वाब के लिए ताज़ियती इजलास बुलाया जाएगा। लेकिन रात को जो एजेंडा जारी किया गया उस 15 रुकनी एजेंडे में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है वो भी इस एजेंडे का हिस्सा है और 147 मेंबरान की जो अपोजिशन के मेंबरान हैं उनके दस्तखत उस पर मौजूद हैं। और जब पेश की जाएगी तो 152 का ये अपोजिशन दावा करिए कि 152 अरकान खड़े होकर इसकी हमायत करेंगे। जबकि जो रूल्स हैं उसके मुताबिक 1/4 जो है 69 मेंबरान ने इसकी हमायत करनी है। और उसके बाद ये स्पीकर की स्वाबदीद है कि आज इसको टेक करते हैं, इस पे बहस होती है या नहीं। क्योंकि ताज़ियती रेफरेंस में उमूमन ये होता है कि दुआ के बाद जो है इजलास को मुलतवी किया जाता है। लेकिन बड़ा इजलास है, उससे पहले अपोजिशन लीडर चैम्बर जो शहबाज शरीफ हैं वो भी उनके चैम्बर में ज्वाइंट अपोजिशन का एक इजलास होगा जिसमें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन की जो तैयारियां हैं और बाकी जो हाउस के अंदर जो अपोजिशन की जानिब से स्टांस लिया जाना है। चूंकि अपोजिशन का पहले दिन से ये मुतालबा है और आज भी जो हमारी उनसे बात हुई उनका यही मुतालबा है कि आज इसको
मामूली 11 बजे का वक्त है। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया ज़हीर। इस वक्त हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त आपको लिए चलते हैं वहाँ। साहब, आपने हमेशा इस कुर्सी पे नहीं बैठे रहना, ये कौम आपसे भी हिसाब किताब करेगी और आपको भी खुदा का खौफ होना चाहिए। जो फॉरेन फंडिंग की दास्तान इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी में चल रही है, उसमें आपका नाम भी आ गया है। अगर थोड़ी सी भी आप में फिक्र हो, थोड़ी भी आप में मॉरल अथॉरिटी हो, जो कि नहीं है, तो आप अपनी कुर्सी से अलहदा हो जाएं और कहें कौम को कि मैंने भी इस गंगा में हाथ धोए हैं जिसमें इमरान नियाजी का दामन सर से लेकर पैर तक काला हो चुका है, सबूतों समेत ये पकड़ा जा चुका है। आप भी उसका हिस्सा हैं। आपको अपने ओहदे से अलहदा हो जाना चाहिए। चाहे जाए कि इस नाजुक मौका पर जब कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद मूव हो चुकी है और इमरान नियाजी की खुदा के फजल करम से छुट्टी होने वाली है, तो स्पीकर साहब आपको भी होश के नाखून लेने चाहिए। ये 22 करोड़ की आवाम है, ये 22 करोड़ का मुल्क है, कौम है। आपने बनाना रिपब्लिक समझ लिया है, आपकी बारी नहीं आनी। आपने जो करतूत की है, जो फॉरेन फंडिंग में आपका नाम आ गया है, आपने भी अकाउंट छुपाए हैं, तो फिर आपका भी तो हिसाब किताब होना है। तो बेहतर होगा, मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि आइन को फॉलो करें, बाय द बुक काम करें। ये कोई खेल तमाशा नहीं है। जो आइन को खेल तमाशा बनाएगा स्पीकर साहब, कौम उसको खेल तमाशा बनाएगी, जो कि आप हैं। और इंशाअल्लाह ताला कल हम निकल रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए, मैं और मरियम बहन। इंशाअल्लाह अवाम का ठाटे मारता वो समंदर होगा। धरने वाला तमाशा नहीं करेंगे, हम इस कौम का नुकसान नहीं करेंगे। हम बेलों डंडों के साथ, बुलडोजरों के साथ रेड जोन नहीं जाएंगे। हम टीवी के दफ्तर पर हमला करके अपने कारकुनों को इमरान नियाजी की तरह मुबारकबाद नहीं देंगे। लेकिन इमरान नियाजी आपको अल्लाह के फजल से अदम एतमाद में नाकाम कर कर, वज़ीर आज़म की कुर्सी से अलहदा कर कर, जो कि एक कौमी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ, इसकी मईशत के साथ, इसके किसानों के साथ, इसके मजदूरों के साथ, इस अवाम के साथ आपने खिलवाड़ किया है। मैं पूछता हूँ, ये कौम पूछती है, कहाँ है 50 लाख घर, कहाँ है 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ है नया पाकिस्तान, कहाँ है रियासत मदीना? आपको शर्म आनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जितना मर्जी छुप लो, स्पीकर के पीछे छुप लो, नैब के पीछे छुप लो, आपका यौम हिसाब अल्लाह के फजल से आने वाला है। ये दिनों का खेल है। इत्तेहादी भी पाकिस्तानी अवाम की तरफ देख रहे हैं। आप सियासी पकड़ में होंगे, लेकिन अपने ज़मीर को टटोलें। आप खुदा की पकड़ में हैं। जब खुदा की मखलूक के साथ जुल्म किया जाता है, जब उनसे झूठ बोला जाता है, जब अपना जो हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि जलसों में न्याजी साहब लोगों को ललकारते हैं। कल पता चल जाएगा। कल ऐलान कर दिया उन्होंने कि कल मार्च का आगाज़ होगा और मरियम नवाज़ के साथ एक बड़ा काफिला जाएगा जो कि अवाम की क़यादत करेगा। अब एक और अहम खबर है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। शहबाज शरीफ का असद कैसर को आइन के मुताबिक किरदार अदा करने पर जोर। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताएगा खत लिखा गया, खत में मजीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, खत में कहा गया कि 8 मार्च को अदम एतमाद की तारीख पेश की गई थी और उसी दिन कौमी असम्बली इजलास की रिक्वेजिशन भी जमा करवाई गई थी और फौरी तौर पर अदम एतमाद के नोटिस अरकान को मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। खत में कहा गया कि चंद अरकान को 19 मार्च को नोटिस कॉपी मिली और आइन के मुताबिक आप 14 दिन में इजलास तलब करने के जिम्मेदार थे। खत में कहा गया कि स्पीकर साहब आपने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है और शहबाज शरीफ ने अरकान असम्बली की बाहिफाजत पार्लियामेंट आमद यकीनी बनाने पर भी जोर दिया और ये कहा गया कि आज दुआए मुखर्रत के बाद आईनी तौर पर जरूरी है कि हमारी अदम एतमाद की तारीख को लिया जाए और यकीनी बनाया जाए कि करारदाद पर 3 दिन के बाद और 7 दिन के अंदर वोटिंग होगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया खत्मे के तरीके अदम एतमाद पर वोटिंग का नतीजा सेक्रेटरी कौमी असम्बली की तरफ से फराहम करदा सूरत में जारी करना होगा और तरीके अदम एतमाद के मुकम्मल होने तक आप कौमी असम्बली का इजलास गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी नहीं कर सकते हैं और ईवान का कस्टोडियन होने के नाते तमाम अरकान की हिफाजत और आपका शुक्रिया।
और पार्लियामेंटेरियंस ने इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू की है। बिलावल भुट्टो, शाहिद खाकान अब्बासी और नवेद कमर ने क्या कहा वो भी सुनवाते हैं आपको। आज हमारा फतह का दिन है और 3 साल की मेहनत के बाद आज जो ऑर्डर ऑफ द डे है उस पर अदम एतमाद का मोशन नज़र आ रहा है और आगे जाके भी इंशाल्लाह ताला जीत अवाम की होगी, शिकस्त सिलेक्टेड की होगी। हार जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं। अगर हम अपना मेहनत कर रहे हैं और अब साफ नज़र आ रहा है कि इमरान ने अपना अक्सरियत। हमें पूरी उम्मीद है कि स्पीकर साहब हाउस को एडजर्न कर देंगे, हमें कोई उनसे बेहतरी की तवक्को नहीं। तो कोई एहतजाज वगैरह कोई आप किया जाएगा जिस तरह एहतजाज? अगर रूल्स हाउस की ये रवायत है कि अगर मेंबर फोत हो जाए तो अगले दिन के लिए एडजर्न किया जाता है, तो हमें अगर ये करते हैं तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर लंबा एडजर्न करते हैं तो फिर मसला होगा। चलें जी, ये तो था सियासी मैच। एक और मैच है पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज को फैसला कुन बनाने के लिए ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस के हवाले से आपको खबर देने का जो अंदाज है इंतहाई शानदार है। बड़ा दिलेराना फैसला उन्होंने किया है। दूसरी इनिंग जो है वो जल्दी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अदील अजहर ने हमें इस वक्त ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात कर लेते हैं। अदील, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आखिरी दिन है मैच का और बड़ा ज़बरदस्त फैसला, दिलेराना फैसला ऑस्ट्रेलियावी कप्तान की जानिब से, कैसे देखते हैं इसको? थैंक यू सो मच फराज। फैसला दिलेराना बिल्कुल शायद इसलिए और दिख रहा है कि पाकिस्तान ने जो है वो काफी कंफर्टेबल पोजीशन में कल के दिन का इख्तिताम किया था। वरना वी नो दिस फॉर फैक्ट के विकेट में इस वक्त रिवर्स है, बल्कि पहला घंटा जो अभी हम लोग तकरीबन 45 मिनट 50 मिनट ही देखी है गेम, बॉल को ऑलरेडी रिवर्स मिल रहा है। स्पेशली कैमरन ग्रीन जो है वो काफी बॉल को रिवर्स करने में कामयाब हुए। सो 5वें दिन पे कोई भी टोटल चेस करना हो, नो मैटर हाउ मीगर दैट टोटल इज, उसको चेस करना मुश्किल होता है। इसलिए दिलेराना यस, बिकॉज हम ज़ाहिर है बेहसियत पाकिस्तानी हर चीज को पाकिस्तान के लेंस से देखते हैं। हम बहुत डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हैं, हमारे माइंडसेट में बड़ी ऑप्शंस होती है, इस वजह से हमें ये ज्यादा दिलेराना लग रहा है। अच्छा अदील, ये भी बता दीजिएगा कि होम कंडीशंस के अंदर जो एक्सपेक्टेड खेल देखना चाहिए था, होना चाहिए था, वो नहीं देखा जा सका पाकिस्तान की जानिब से बात की जाए तो? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा डिस्कशन का एक टॉपिक बन गया है कि पाकिस्तान ने इन कंडीशंस को क्यों यूटिलाइज नहीं किया। और अगेन आई कम बैक टू माय फर्स्ट आंसर कि हमारी डिफेंसिव अप्रोच है। आई थिंक लॉट्स टू थिंक अबाउट। हम सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच लेकर चल रहे थे, अग्रेशन के साथ नहीं खेले हैं, और जिसका रिजल्ट आपको ये नजर आ रहा है कि हम अपनी होम कंडीशंस का भी एडवांटेज नहीं उठा पाए। ठीक, अच्छा पैट कमिंस ने आपको क्या लगता है जल्दी तो डिक्लेयर नहीं कर दी इनिंग्स? देखिए, मैं उस पर वही बात करूंगा कि पैट कमिंस का जो डिसीजन था वो देखिए इस बुनियाद पर भी था कि बॉल को रिवर्स मिल रही थी। 5वें दिन की विकेट हर लिहाज से मुश्किल हो जाती है खेलने के लिए, उसमें थोड़ी बहुत लैंडमाइंस नजर आ जाती हैं। 350 हर दिन चेज नहीं होता, 350 टेस्ट क्रिकेट में चेज करना कैसी भी कंडीशन हो बहुत मुश्किल होता है। दिलेराना फैसला यस, बहुत बड़ा नंबर पॉइंट ऑफ व्यू का तकरीबन ये बड़ा नंबर है, जाहिर है, और पाकिस्तान को स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी तो देखिए खेल का आगाज हुआ है, और जैसे कि मैंने आपको बताया पाकिस्तान इज गोइंग विद द सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच, कोई अग्रेशन नहीं दिखा रहे हैं। आई थिंक पहले सेशन में 1 घंटे का खेल हम तकरीबन निकाल चुके हैं। डोंट एक्सपेक्ट कि पाकिस्तानी रश करेंगे करने को, 1 विकेट भी हम लूज कर चुके हैं। सो आई थिंक ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी भी पाकिस्तान मैच जीतने के खास मूड में नहीं है। अभी भी हम शायद हो सकता है 2 सेशंस तक ड्रॉ के लिए ही खेल रहे हैं। ठीक है दिल, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कंडीशन में से यही है, देखिए मूड में नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो कहेंगे जी बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम, और अच्छा खेलेंगे, हमें खुशी होगी। चलें जी, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वीकेंड अच्छा गुजारिएगा, और नया दिन हमारे जो बेस्ट ऑफ है वो जरूर देखिएगा। अल्लाह।